जी, तो बात चल रही थी पाकिस्तान में दूध की पैदावार की, और मैं आपको ये बताता चलूं कि हर साल पाकिस्तान में 36 अरब लीटर दूध निकलता है, लेकिन ये फिर भी मांग से कम 1.5 अरब लीटर कम है। इसके अलावा ये 1 करोड़ ख़ानदानों का रोज़गार भी बनता है। अब आइए बात करते हैं एक डेयरी फार्मर से, एक किसान से, और उनको पूछते हैं कि जहाँ तक दूध की पैदावार का ताल्लुक है, इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि इनका कारोबार बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आप बता सकते हैं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमारे बाप दादा से हम तो काम ये चलता आ रहा है, तो हम तो तकरीबन 15 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आप 15 साल से ये काम कर रहे हैं। इस 15 साल में इस कारोबार में क्या क्या दुश्वारियां पेश आती हैं, क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं? इसमें सबसे पहले तो दूधिया जानवर जो है ना, दूध वाले जानवर वो अच्छी नस्ल के होने चाहिए। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। डेयरी हब से पहले हम ये जो खल है ना जी, खल इस्तेमाल करते थे। डेयरी हब वालों ने हमें ये एक मतवाजन खुराक के तौर पे एक वंडा तैयार करवाया है। अब जैसे कि आपने सुना, हम एक हारी से बात कर रहे थे जो कि दूध की पैदावार का काम करते हैं, और वो कह रहे थे कि पिछले 15 साल में जो है मसला सबसे बड़ा ये है कि अच्छी नस्ल के जानवर दस्तयाब नहीं है इधर, और ना इनको मिलते हैं। इसकी वजह से दूध की पैदावार पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें बताई कि मार्केट एक्सेस या अपनी प्राइवेट जो है कन्वेंस पे, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे मार्केट तक जाते हैं और दूध जो है वहाँ पर जाके बेचते हैं। अब आइए बात करते हैं एक वेटरनरी डॉक्टर से और पूछते हैं कि इन मसाइल का क्या हल है और क्या हो सकता है कि इसमें बेहतरी आए। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, बता सकते हैं कि पहली बात तो इन्हें जेनेटिक्स की बात की, अच्छी नस्ल की बात की, क्या मसला है कि क्यों नहीं है अच्छी नस्ल इधर? अच्छा, बात यह है कि हमारा रवायती तौर पे ना गांव में जो है अच्छी किस्म के सांड नहीं हैं, जैसे मिलते हैं उनके साथ मिलाई करवा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बता सकते हैं कि देखें, काम में जो रुकावटें तो हमेशा ही पेश आती हैं, अगर हम डेयरी हब का सिलसिला हटा दें तो क्या रियल चैलेंजेस हैं इन लोगों को, जो ये खुद मतलब जो खुद इनको दुश्वारियों का सामना होता है? अगर हेल्प ना हो तो क्या मसले होते हैं? जी, सबसे पहले तो ये ब्रीडिंग का मसला है, और इसके बाद जो है जानवर का जो है हाउसिंग का है कि जानवर की हाउसिंग जो है उसका रहन सहन जो है वो इस तरह हो कि जानवर बंधे हुए ना, जानवर खुले हों, उनको पानी जो है उसकी आज़ादाना जो है मिल सके, और चारे की कमी को जो है दो साल में मौके आते हैं जहाँ पे चारे की कमी होती है। सिर्फ नस्ल जो है जानवर की मसला नहीं है दूध की प्रोडक्शन में, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपनी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहे, खुला रहे, जो उसको पानी का एक्सेस हो कि जब मर्जी उसका पानी वो पिए, जब मर्जी वो नहीं पिए। उसके अलावा चारे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जानवर की सेहत कैसे होगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमें यह भी बताया कि जानवरों में अक्सर बीमारियां भी फैलती हैं, और उससे शायद जानी नुकसान तो नहीं होता हो, लेकिन माली नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। इस हवाले से वैक्सीनेशन जो है सबसे अच्छा तरीका है उनके बचाव के लिए। अब आइए आपको ले चलते हैं एक डेयरी हब और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब हम जो है एंग्रो फूड्स के एक डेयरी हब में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त खवातीन की ट्रेनिंग चल रही है और उनको सिखाया जा रहा है कि जानवरों की परवरिश किस तरह की जाए कि वो ज़्यादा दूध दे सकें और वो बीमारियों के शिकार ना हो। और इसके अलावा ये ट्रेनिंग सिर्फ खवातीन के लिए ही बल्कि मर्दों के लिए भी होती है। अब आइए बात करते हैं एंग्रो फूड्स के डेयरी हब मैनेजर से और उनसे पूछते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या सिखाया जाता है, और उसके बाद इनसे और भी सवाल करते हैं दूध के मैयार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहली बात तो ये जो डेयरी हब्स का सिलसिला है, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, आप क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें? डेयरी हब का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मुल्क में दूध की पैदावार में किस तरह से इजाफा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मौजूद जानवर हैं उनका जो पोटेंशियल है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि हम इस वक्त उनसे दूध ले रहे हैं। अब हाइजीन और न्यूट्रिशन से जो है दिमाग में आता है, पिछले 2 साल से हम अखबारों में रिपोर्टें देख रहे हैं कि पैकेज दूध जो है मेयार का नहीं है, उसमें यूरिया मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है। अब आपसे मेरी पहले बात हो रही थी इसके बारे में, अब हमें कुछ सबूत दे सकते हैं कि आप क्या करते हैं कि दूध में कुछ एक्स्ट्रा जो है नहीं मिला हुआ, इसका आप क्या सबूत दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि प्रोसेसर जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से दूध ख़रीदता है, उसमें मिडल मैन भी होते हैं, उसमें ज़िम्मेदार भी होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास बाकायदा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक के टेस्ट होते हैं, सेंसरी टेस्ट होते हैं, जो वो टेस्ट करने के बाद हम दूध एक्सेप्ट करते हैं एक विलेज लेवल के ऊपर, फिर वो दूध जाता है हमारे एरिया ऑफिस लेवल के ऊपर, वहाँ पे उससे भी एडवांस टेस्ट होते हैं
اور اگر وہ دودھ میں کچھ ایسی چیز پائی جائے جو کوالٹی کے معیار پہ پوری نہ اترتی ہو، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پورے سلسلے میں آپ جو ہے یہاں پھر دودھ نکلتا ہے، یہاں سے جو ہے گھنٹوں دور جاتا ہے، اس میں یہ دودھ صحیح کیسے رہتا ہے اگر اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، پھر وہ ایریا آفس سے پلانٹ پہ جاتا ہے، وہاں پہ اگین سکریننگ ہے۔ اچھا، صحیح تک کا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی ہماری کولڈ چین ڈیولپڈ ہے ایریاز میں۔ چلر لگے ہوئے ہیں ہر ولیج کے اوپر، جہاں سے ہم کلیکشن کرتے ہیں۔ دودھ 2-3 گھنٹوں میں اس چلر میں چلا جاتا ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر وہاں پہ دودھ کو چل کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ بیکٹیریل گروتھ بالکل رک جاتی ہے، اور 4 ڈگری سینٹی گریڈ کرنے کے بعد دودھ کی لائف جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے تک بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن کمپنیز کے پاس ایسی چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی غلط دودھ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہو، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا بھی ڈیلی کی ریجیکشنز ہوتی ہیں، کوالٹی نارمز کے اوپر ریجیکشن ہوتی ہیں، اور دودھ کو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو ریجیکشن ہوتی ہیں وہ ہم چونکہ خرید چکے ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جیسے کہ آپ نے سنا، حافظ صاحب جو ہیں جو کہ ڈیری ہب کے مینیجر ہیں اینگرو فوڈز کے لیے، ہمیں بتا رہے تھے کہ پہلی بات تو ڈیری ہبس کے کیا کیا فائدے ہیں اور ٹریننگ دینے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن دا گراؤنڈ ہم لوگوں نے یہ بات ضرور دیکھی ہے کہ جن ہاریوں نے ان کی ٹریننگ لی ہے وہ جو ہے زیادہ پیسے تو بنا ہی رہے ہیں، کیونکہ ان کے جانوروں کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک رہی دودھ میں ملاوٹ کا تعلق، ان کا کہنا ہے کہ دودھ جو ہے جہاں تک ان کی کمپنی کا تعلق ہے اور ٹاکس دودھ کا تعلق ہے، یہ ہر جگہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بہت مشکل ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکل جائے جو پتہ نہ چلے۔ اس ہفتے کی دوسری کہانی نے آپ کو دکھایا کہ پاکستان میں دودھ کے معیار کے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دودھ بنانے والوں اور بیچنے والوں اور پیکج کرنے والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان کے دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ لیکن سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ ہی کریں۔ لیکن ایک چیز ہم نے ضرور دیکھی کہ ڈیری ہبس کے ذریعے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اگر پاکستان میں ہر جانور 1 لیٹر اور دودھ دینا شروع کر دے تو پاکستان دودھ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور اگر یہ بات سچ ہے تو حکام کو سنجیدگی سے اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایسی ہی دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں تو dk@dawnnews.tv پر ای میل کریں۔ ایسی ہی ہماری ٹیم اجازت چاہے گی، اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔